डॉक्टर प्रमीला देवी मेरी सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान शासकीय निरंजन केशरवानी महाविद्यालय कोटा जिला बिलासपुर से हूँ। आज हम जानेंगे सेमेस्टर 4th के अंतर्गत 5th यूनिट का संधियाँ और समझौते टॉपिक के बारे में। संधियाँ और समझौते के बारे में हम जानने से पहले उसकी पृष्ठभूमि को जानेंगे। संधियाँ राज्यों के बीच होने वाली संविदाएं हैं। ये एक प्रकार से ऐसे समझौते हैं जिनके द्वारा राज्य अपने बीच कानूनी संबंधों की स्थापना करते हैं। संधियों द्वारा राज्य अपने अधिकारों और कर्तव्यों की स्थापना करते हैं। ओपेनहीम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संधियां वे परंपराएं या समझौते हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच हितों के संबंध में रखने के लिए की जाती है। संधि और समझौते परस्पर संबंधित होते हुए भी एक नहीं है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो संधियां उन राज्यों पर भी लागू हो जाते हैं जिन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ये समझौते से कुछ अधिक होते हैं। संधियां समुचित दबाव डालकर किया जाता है तो उसकी वैधता समाप्त भी हो जाती है, जैसे वर्साय की संधि। तो इस प्रकार से हम संधियों के विभिन्न रूप के बारे में पहले देखेंगे। पहला है संधियों के विभिन्न रूप में अभिसमय, दूसरा प्रोटोकॉल, समझौता, चौथा प्रबंध, पांचवा प्रामाणिक विषय, छठवां परिनियम, सातवां घोषणा, आठवां अस्थायी प्रणाली, नौवां संपत्रों का विनिमय, 10वां अंतिम कानून, 11वां सामान्य कानून। और इस प्रकार से ये संधियों के विभिन्न रूप हैं जिनको हम पॉइंट वाइज जान सकते हैं। तो पहला अभिसमय क्या है? अभिसमय का प्रयोग तब किया गया जब अनेक राज्य समझौते के पक्ष होते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसी तरह के संगठनों में राज्य कुछ विषयों पर समझौते करते हैं, वे अभिसमय कहलाते हैं। तो ये संधियों के कई रूप होते हैं। इसी प्रकार से प्रोटोकॉल राजनयिक भाषा में यह संधि का पूर्वगामी है। यह हस्ताक्षर युक्त लेख पत्र होता है। यह कभी भी 2 राज्यों के बीच में नहीं होता। उदाहरण के लिए 1930 का हेग प्रोटोकॉल, 1924 का जिनुआ प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है समझौता। ये संधि की अपेक्षा कम औपचारिक होता है। इसका क्षेत्र संकुचित होता है। इसमें भी राज्यों की संख्या कम होती है। नेक्स्ट प्रबंध। यह अस्थायी प्रकृति के समझौते के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है प्रामाणिक विवरण। ये 2 पक्षों के बीच होने वाले समझौते की शर्तों का अभिलेख होता है, जैसे 1892 में इटली और स्विट्जरलैंड के बीच में ज्यूरिच में हुए व्यावसायिक समझौते। अगला है परिनियम। ये अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा बनाए गए नियमों का संग्रह होता है। किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के कार्य से संबंधित नियमों का ये संग्रह होता है। 7वां है घोषणा। किसी संधि के साथ संलग्न उसकी व्याख्या करने वाला औपचारिक लेख होता है। 8वां है अस्थायी प्रणाली। यह ऐसा लेख है जिसकी प्रकृति अस्थायी होती है, बाद में स्थायी बनाई जा सकती है। 9वां है संपत्रों का विनिमय। ये राजनयिक प्रतिनिधियों द्वारा कुछ विषयों के संबंध में किया गया समझौता होता है जिसका पालन करना राज्य आवश्यक समझते हैं। 10वां है अंतिम कानून। इसमें अभिसमय बनाने के लिए सम्मेलन की प्रक्रियाओं का उल्लेख होता है। यह भी अभिलेख होता है। इसमें सम्मेलन के उद्देश्य, प्रस्ताव, सिफारिशें आदि के बारे में एक प्रकार का अभिलेख होता है। 11वां है सामान्य कानून। यह वास्तव में एक संधि होती है।
राष्ट्र संघ की महासभा ने 1928 में पंच निर्णय का सामान्य कानून पास किया था। अगला है संधियों की विशेषताएं। संधियों की क्या क्या विशेषताएं होती है? पहले हमने रूप को देखा, अब संधियों की विशेषताएं होती हैं। पहला, संधियां स्वीकारोक्तियां होती हैं। दूसरा, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ये संबंधों को जोड़ती है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय नियमों को जन्म देती है। चौथा, राज्यों के पारस्परिक व्यवहारों को सुनिश्चित करती है। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सद्भावना, शांति की भावना को विकसित करती है। यह संधियों की विशेषताएं हैं। अगला, संधियों के प्रकार। द्विपक्षीय संधियां। पहला, ऐसी संधियां या संविदा भी जिसको कहा जाता है, ये दो पक्षों के बीच होती है। दूसरा, अनेक पक्षीय संधियां, ये अनेक राष्ट्रों के बीच में होने वाली संधियां होती हैं और भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए की जाती है। जैसे विशेष क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए उद्देश्य से भी की जा सकती हैं, या अन्य जैसे यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय संधि, उत्तरी अटलांटिक संधि आदि। फिर तीसरा है बहुपक्षीय संधियां। बहुपक्षीय संधियां तो इसमें अधिक राज्यों का सम्मिलित होना आवश्यक है और ऐसी संधियां अंतर्राष्ट्रीय विधायन का कार्य करती हैं। तो इस प्रकार की संधियों के नियमों का पालन करने के लिए राज्य जो है वो प्रतिबद्ध होते हैं। नेक्स्ट है संधियों का उद्देश्य। संधियों को मित्रता की संधि के रूप में भी जान सकते हैं, या इसका उद्देश्य होता है मित्रता कायम करना, शांति संधि करना, तटस्थता की गारंटी देने वाली संधि, जैसे कोई राष्ट्र तटस्थ रहना चाहता हो, ये व्यापार संधि आदि के रूप में इसको बांटा जा सकता है। ये कई इस प्रकार की संधियां होती हैं। हॉलैंड ने 5 प्रकार के बताए हैं संधियां। राजनीतिक संधियां पहला, जिसमें मित्रता, मान्यता, सीमा, शांति संबंधी। व्यापारिक संधियां तो नौचालन, वाणिज्य आदि। सामाजिक संधियां विभिन्न राज्यों में पारस्परिक व्यवहार की सुविधा। चौथा है दीवानी न्याय की संधियां। 1880 की पेटेंट और ट्रेडमार्क संधि को कह सकते हैं। 1856 की कॉपीराइट की संधि, ये दीवानी न्याय की संधियां कहलाती हैं। फौजदारी न्याय की संधियां प्रत्यर्पण संधि जैसे भगोड़े अपराधियों के संबंध में इस प्रकार की संधि आती है। तो ये है संधियों के उद्देश्य। अब संधियों का निर्माण के बारे में जानेंगे। संधियों का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया है। इसका कोई निश्चित तरीका नहीं है, इसके कुछ चरण हैं। जैसे पहला, प्रतिनिधियों की नियुक्ति। तो संधि करने वाले राज्य सबसे पहले प्रतिनिधियों की नियुक्ति करते हैं और इसमें प्रतिनिधियों की जो शक्तियां हैं स्पष्ट रूप से उल्लिखित होती हैं। समझौता, वार्ता तथा हस्ताक्षर का अधिकार उसे प्राप्त होता है। दूसरा है समझौता वार्ता। राज्यों द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के बाद प्रतिनिधि समझौता वार्ता के लिए सम्मेलन में जा सकता है और इस प्रकार वे अपने सरकार के निर्देशों के अनुसार ही कार्य कर सकते हैं। अगला इसका निर्माण या चरण है हस्ताक्षर। समझौता वार्ता के बाद संधि प्रारूप पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और कभी कभी इस संधि में हस्ताक्षर के बाद भी सरकारें संधि को अस्वीकार कर देती हैं। तो ऐसी भी परिस्थिति निर्मित हो जाती है, इसीलिए अमेरिका जो है राष्ट्र संघ में शामिल नहीं हो पाया था। अगला है अनुसमर्थन, चौथा। तो अनुसमर्थन में राज्य के प्रतिनिधि द्वारा किए गए हस्ताक्षरों का अनुमोदन किया जाता है, उसको अनुसमर्थन कहते हैं। तो इससे जो है संधि की पुष्टि हो जाती है। फिर स्वीकृति तथा संसक्ति ये भी आवश्यक है और राज्य भी संधि के पक्षकार हो सकते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत राज्य भी पक्षकार हो सकते हैं।
और जिसने हस्ताक्षर नहीं किए हैं वे राज्य पक्षकार हो सकते हैं। अगला है संधि का लागू होना। तो हस्ताक्षर के बाद, स्वीकृति के बाद संधि लागू हो जाती है और ये अनुसमर्थन के बाद ही लागू होती है। फिर पंजीकरण और प्रकाशन होता है संधियों को। इसके लिए सचिवालय में ये कार्य पंजीकृत प्रकाशित होने का कार्य होता है। अगला है क्रियान्वती और लास्ट इसका अंतिम जो चरण है, क्रियान्वित करने के लिए राष्ट्रीय सरकार की जिम्मेदारी होती है। राष्ट्रीय सरकार ही अपने राष्ट्रीय नीतियों में इसको लागू करते हैं, तभी संधि की प्रक्रिया चलती है। फिर संधियों की समाप्ति। अगला है संधियों की समाप्ति कैसे हो सकती है। तो पहला समय की समाप्ति या अवधि पूरा होने के बाद रद्द हो जाना, पारस्परिक स्वीकृति से भी समाप्त हो जाती है। इसके अलावा शर्तों का उल्लंघन भी करते हैं तब भी संधि समाप्त हो जाती है। इसके अलावा युद्ध जैसी स्थिति जब निर्मित हो जाती है और कभी कभी परिस्थितियां ऐसी नहीं रहती तब भी संधि की समाप्ति की घोषणा की जा सकती है। नेक्स्ट है संधि के सिद्धांत। ऐसे संधि के कौन कौन से सिद्धांत हैं जिसके अंतर्गत हम जान सकते हैं। पहला पवित्रता का सिद्धांत है। ये रोमन कानून से ग्रहण किया गया है कि संधियों के लिए यह बहुत आवश्यक है कि विभिन्न राज्यों के द्वारा इसका सम्मान किया जाए, तभी संधि की पवित्रता बनी रहती है। अर्थात किसी न किसी रूप में जब तक उसमें नैतिकता की भावना नहीं होगी तब तक संधि सुचारू ढंग से लागू नहीं हो पाएगी। अगला परिस्थितियों की अपरिवर्तनशीलता। रोमन कानून का यह भी सिद्धांत था कि संविदा की शर्तों का पालन दोनों पक्ष तभी तक कर सकते हैं जब तक परिस्थितियां यथावत बनी रह सकती हैं और इसी के आधार पर इसका जो व्यवहार निर्भर करता। तो इस प्रकार से हम निष्कर्ष रूप में यही कह सकते हैं कि संधियां और जो समझौते हैं वो तोड़े भी जा सकते हैं, फिर से संधियां की जा सकती है। इसका कारण यह है कि इस पर कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं होती, लेकिन संधियों का पालन राज्यों की इच्छा पर वास्तव में निर्भर होता है। और इस प्रकार इस कुछ लोगों का कहना है, कुछ विचारकों का कहना है कि संधि के पालन के पीछे प्राकृतिक विधि का बल है। इसी तरह से कुछ लोग धार्मिक और नैतिक बल भी मानते हैं, लेकिन वास्तव में इसका औचित्य राष्ट्रीय कानूनों पर निर्भर